आज मैं आप लोगों को 2004 की पुलिस भर्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। 2004 के पुलिस भर्ती एक स्पेशल भर्ती थी नायगांव की। इसमें मैंने एंट्री कैसे मारी और क्या क्या परेशानियाँ मैंने झेली, और इसमें इससे भी बड़ी बात एक चमत्कार मेरे साथ हुआ था। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अरुण और मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी ट्रू स्टोरी 2004 की नायगांव की पुलिस भर्ती। दोस्तों, मेरे पिताजी टेम्पो ड्राइवर हैं। तभी मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे चुका था। पिताजी बोल रहे थे कल पुलिस भर्ती की अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारे लोग पुलिस भर्ती के लिए दादर में नायगांव जाने वाले हैं। तू भी उधर जाके अपने नसीब के लिए ट्राई कर। हर पिताजी चाहते हैं, और ख़ास करके मराठी आदमी चाहता है कि वो पांडु हवलदार तो बने। दोस्तों, पांडु हवलदार बनने की रेस बहुत बड़ी होती है। पढ़े लिखे तो लिखे सब लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। तो पिताजी को एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, मगर मैंने पिताजी को बोला ठीक है पिताजी, मैं पुलिस भर्ती के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, मगर अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए और वहाँ से उन लोगों ने अगर डिमांड करे या करप्शन के लिए कुछ पैसा मांगे तो क्या आप दे पाएंगे वो पैसा? पिताजी ने मुझे बोले कि बिना पैसे दिए भी लोग पुलिस हो जाते हैं। इधर उधर के नाम बताए और बोले कि अगर तेरे में हिम्मत है तो तू करके दिखा। मैं बोला ठीक है। पिताजी मेरे सिंपल नेचर के थे, उनको करप्शन भ्रष्टाचार के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। बोला ठीक है। मैं बोला ठीक है, मैं कल सुबह नायगांव के लिए निकल जाऊंगा। पिताजी खुश हुए, वो पिताजी की खुशी के लिए मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। अभी बात ये थी कि मुझे पिताजी के नज़र में हीरो बनना था और कुछ करके दिखाना था, मेरा बेस्ट देना था। मेरे दोस्त को भी मैंने तैयार कर दिया, उसको बोलो कल सुबह निकलेंगे पुलिस भर्ती के लिए। तो मेरा दोस्त भी तैयार हो गया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही मेरा दोस्त मेरे घर पे आके मुझे बुला कि यार चल, क्या कर रहा है? मैं सो के बाद उठा और बोला अरे पुलिस भर्ती के लिए जाने के लिए तैयारी कर। मैं बोला ठीक है यार, मुझे खाली आधा एक घंटा दे, मैं फटाफट तैयार होता हूँ और अपन दोनों साथ में निकलते हैं। मगर पुलिस भर्ती के लिए कंपटीशन ज़्यादा था, इसलिए मेरे दोस्त के मन में भी एक स्वार्थ आ गया। वो बोला यार मैं तेरे लिए रुक नहीं सकता, मैं अब भी ट्रेन पकड़ के दादर स्टेशन में जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा नंबर तो लग जाए। मैंने बोला ठीक है दोस्त, तू आगे निकल जा, मैं पीछे से आ जाता हूँ, अपन दादर में मिल जाएंगे। ऐसा बोल के वो मेरे को छोड़ के वो निकल गया। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने फटाफट अपना रेडी करके 7 बजे तक मेरा रेडी हो गया और 7 बजे मैं विठलवाड़ी स्टेशन में पहुंच गया। 7 बजे मैंने बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ी और दादर स्टेशन पे पहुंच गया। दादर स्टेशन पे आने के बाद उधर पे बहुत सारी पब्लिक देखी। स्टेशन के ये ईस्ट में आने के बाद लोगों को पूछा कि नायगांव के लिए कौन सा रास्ता है, तो लोग बोले, हंसने लगे, बोले अरे क्या क्यों टेंशन लेता है, ये जो लंबी लाइन दिख रही है लोगों की, बच्चों की खड़े हैं लाइन में, यही लाइन जाती है नायगांव के पुलिस भर्ती। तो मैं बोला बाप रे, इतनी लंबी लाइन जो नायगांव से लेके स्टेशन तक आ गई है। तो आप समझो कितने लोग कंपटीशन के लिए आए थे। पुलिस भर्ती के लिए खाली 250 वैकेंसी थी, लड़कियों के लिए 150 वैकेंसी थी। और हमारे देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि सब जन पांडु हवलदार बनने के लिए इतनी बड़ी रेस, बड़े से बड़े लोग, बड़े से पढ़े लिखे लोग सब जन आए हुए थे। तो मैं
लाइन में खड़े रहने से अच्छा मैं लाइन को देखते देखते आगे बोला इतनी लंबी लाइन में पीछे रहूँगा तो मेरा सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो मैं आगे बढ़ते गया तो कुछ आधे रास्ते में मुझे मेरा दोस्त दिखाई देने दिया। तो मैंने उसको बोला, अरे भाई तू यहाँ पे खड़ा है, तू अगर इधर ही खड़ा रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? लाइन तो बहुत बड़ी है और 250 लोगों की वैकेंसी है और आगे तो बहुत हज़ारों लोग खड़े हुए हैं। तो वो भी लाइन से निकला और मेरे साथ आगे बढ़ते गए। तो मैं मेन एंट्रेंस नायगांव के एंट्री के यहाँ तक पहुँचा। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो लाइन में घुस के अंदर घुसना तो इम्पॉसिबल था। मैं कुछ स्ट्रेटेजी बनाना सोच रहा था। 8 साढ़े 8 बजे रहेंगे, पुलिस लोगों की एक वैन बाहर आई। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये पुलिस भर्ती ये आम भर्ती नहीं है, ये खास पुलिस के बच्चों के लिए रखी हुई पुलिस भर्ती है, स्पेशल भर्ती है। और जो बच्चे पुलिस वालों के हैं वही खड़े रहे, अपने पिताजी की आइडेंटिटी लेके खड़े रहे। और ऐसे बोलने की वजह से सब बच्चे लोग लाइन से निकल गए और सबको बोला गया कि नेक्स्ट पुलिस भर्ती जब भी होगी वो पेपर में आपको डिक्लेयर किया जाएगा। तभी ऑनलाइन भर्ती नहीं हुआ करती थी। तो सब मायूस हो गए और सब अपने अपने घर के लिए चले गए। तो मेरा दोस्त और मैं बोले, यार क्या फ़ायदा हुआ, इतनी बड़ी लाइन में खड़े रहे और पुलिस आके बोले कि जनरल भर्ती तो नहीं है, तो अभी क्या करें, अभी तो घर जाना पड़ेगा। मगर मैंने तो पिताजी को बोला था कि मैं जाऊंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। अभी पिताजी का चैलेंज मेरे सामने था, कुछ कर दिखाने के लिए। मैं बोला, यार मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे इस भर्ती में तो घुसना तो है, कुछ तो लोचा दिख रहा है। तो मैंने वहाँ पे खड़े एक बुज़ुर्ग हवलदार से जाके पूछा, भाई ये क्या मांझ रहा है, लोग ये जनरल भर्ती होने के बावजूद अचानक ये स्पेशल भर्ती कैसे हो गई? तो उन्होंने बोला, ये अंदर की पॉलिटिक्स होती है बेटा, ऐसा ही होता है, आम लोगों का थोड़ी कुछ होता है। बाकी तो भर्ती तो वही है, मगर उन्होंने गेम खेला है। अभी पुलिस के बच्चों के लिए ही उन्होंने रखा हुआ है और इनको इतने बड़े लोक संख्या मतलब कम से कम 14 से 15 हज़ार लोग वहाँ पे या 28 हज़ार के करीब बच्चे लोग वहाँ पे आए थे। ऊपर से हेलीकॉप्टर सब वॉच कर रहे थे। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, भाई कुछ भी करे भर्ती के अंदर तो घुसना ही है। तो हम लोग वहाँ पे बच्चे लोगों को लाइन में खड़ा किया जा रहा था। सबको बोला जा रहा है कि पुलिस के बच्चे रहेंगे वही लाइन में खड़े रहेंगे। हर एक को लाइन में खड़े करते समय उनको बोला जाता था कि पिताजी का डॉक्यूमेंट, आईडी जो भी है वो है, उनका जेरॉक्स अपने पास रखो। तो जो पुलिस के बच्चे थे वो लाइन में खड़े हो गए। तो लाइन में खड़े रहने के लिए अभी मुझे दिमाग लगाना था कि मुझे अंदर कैसे घुसना है। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई मैं बोलता हूँ वैसा तू करना। उसने भी हाँ में हाँ डाल ली और हम पुलिस वाले के बच्चों के लाइन में घुस गए। एक हवलदार आके मेरे को बोलता है, अरे भाई तेरे पिताजी पुलिस वाले हैं क्या? मैं हाँ मेरे पिताजी पुलिस वाले हैं, कोलशावाड़ी पुलिस स्टेशन के मेरे पिताजी इंस्पेक्टर हैं और इसके पिताजी हवलदार है, हम दोनों साथ में पुलिस भर्ती के लिए आए हुए हैं। बोला ठीक है, पिताजी का डॉक्यूमेंट आईडी कुछ लाए हैं? मैं बोला हाँ लाए हैं। तो बोला ठीक है, अंदर जो साहब आएंगे उनको दिखा देना। मैं बोला ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोगों को गेट से एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने से मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं बोला एक टारगेट तो मेरा कंप्लीट हुआ। इस तरह मैं पुलिस भर्ती के अंदर तो घुस तो गया। अभी अंदर का सिचुएशन कुछ अलग था। वहाँ पे सब जनों का अलग अलग बिठाया जा रहा था और हर लोगों को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा था। आईपीएस ऑफिसर अपने चेयर पे वहाँ एक कोने में बैठे हुए थे
वो बार बार यही बोल रहे थे, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वही बैठे, बिना डॉक्यूमेंट वालों को तुरंत निकाले या उनको लाठी मार के हकल दे। मेरा दोस्त डरने लगा, बोलता यार अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये लोग हमको मारेंगे या धक्के मार के निकाल देंगे। मैं बोला यार टेंशन मत ले, तू खाली देखते जा आगे क्या होता है। तो सब बच्चों को पूछा जा रहा था, जिनके जिनके पास अपने पिताजी का आईडी कार्ड, जेरॉक्स डॉक्यूमेंट थे, वो पिताजी का दिखा रहे थे और उनको साइड में किया जा रहा था। हमको लगा कि हम दोनों ही ऐसे हैं जो बिना डॉक्यूमेंट या बिना पिताजी के आइडेंटिटी के हम लोग घुसे हुए हैं। तो ऐसे तो 10-15 लोग निकले जो हमारे जैसे अंदर ही घुसे थे झूठ बोल के। क्योंकि दोस्तों देखो, एनीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर बोलते हैं, वैसे ही पांडव होल्डर बनने के लिए मैं भी कुछ करना चाहता था कि बिना कुछ झूठ बोले तो मैं अंदर घुस ही नहीं सकता था। तो आप दोस्तों समझ सकते हो। तो दोस्तों उन लोग मेरे पास आए और मेरे को बोले भाई दिखा अपने पिताजी का आईडी दिखा। तो मैंने बोला सॉरी, मेरे पिताजी तो टेम्पो ड्राइवर है, और इसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में सेल टैक्स में काम करते हैं। वो बोलता है तुमने तो झूठ बोला कि तुम पुलिस वाले के बच्चे हैं। मैं बोला सर गेट के अंदर घुसना ही हमारा मकसद था। तो बोले अभी तेरा मकसद गेट के अंदर घुसना था वो पूरा हुआ है, तो अभी चुपचाप बिना डंडे खाए गेट से बाहर चला जा, नहीं तो आईपीएस ऑफिसर बहुत ही हरामी है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला सर कुछ भी हो जाए, मैंने मेरे पिताजी को प्रॉमिस दिया, मैं अपना बेस्ट देने के लिए इस पुलिस भर्ती में आया हूँ, वो मैं बिना भर्ती दिए मैं जा ही नहीं सकता सर। वो बोले ठीक है भाई, जो बच्चे लोग ये साइड में हम लोगों ने खड़े किए वो लाइन में बैठो, फिर देखते हैं साहब तुम लोगों के साथ क्या करता है। तो ऐसे ही 10-15 बच्चों लोग के साथ में हम लोगों को एक अलग जगह पे हमको बिठाया गया और बाकी के बच्चों लोगों की मेज़रमेंट होने लगे, उनकी हाइट, वज़न, चेस्ट सब कुछ मेजर किया जा रहा था। और जो जिनका मेज़रमेंट में परफेक्ट आ रहे थे उनको सिलेक्ट किया जा रहा था, और जिनका 1 इंच भी कम आ रहा था उनको निकाला जा रहा था। तो थोड़ी देर आधे एक घंटे के बाद आईपीएस ऑफिसर राउंड के लिए हमारे सामने आ गए और बोले बच्चों का सिलेक्शन कैसा चल रहा है। तो उन्होंने हवलदार ने बताया कि वो ठीक चल रहा है, मगर एक कुछ बच्चे अपने को झूठ बोल के पिताजी का नाम के बारे में झूठ बोल के अंदर घुसे हुए, उनका क्या करें। बोले वो कहाँ पे बैठे। आईपीएस ऑफिसर हमारे सामने चेयर रख के बोले भड़वैन हो, तुमको शर्म नहीं आता है क्या झूठ बोल के अंदर घुसने के लिए। चलो अभी बड़े प्यार से और आराम से यहाँ से निकलो, नहीं तो डंडे मार के तुमको निकाला जाएगा। मगर उसमें से कुछ बच्चे लोग डरे, 2-3 बच्चे लोग निकल भी गए। मगर मुझे मालूम था, मेरा दोस्त भी बोला चल अरुण निकलते। मेरा दोस्त यही मौका है, अगर ये मौका गवा दिया तो भर्ती में टेस्ट देने को मिलेगा नहीं। डंडे खा लेंगे, कुछ भी लेंगे, खा लेंगे, गाली भी खा लेंगे, मगर बैठना तो ज़रूर है, क्योंकि गेट के अंदर एंट्री आसानी से मिलती नहीं है। अभी एंट्री मिली है तो उसको आसानी से छोड़ना मतलब गलत हो जाएगा। मेरा दोस्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था, मैं उसको मोटिवेट कर रहा था। मैं बोला तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू डरना मत। तो आईपीएस ऑफिसर ने बोला ठीक है तुम लोग बैठे रहो, तेज़ धूप होए या भूख लगेगी, कुछ भी लगेगा तो तुम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। भूख लगेगी तो तुम्हें तो ग्राउंड के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। दोस्तों नसीब भी इतना ख़राब था कि मैं खाली चाय पी के निकला हुआ था, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। और बाहर ग्राउंड के बाहर कुछ लोग आवाज़ आ रहा था वड़ा पाव खिलाने, वैसे ही उधर वड़ा पाव के दाम भी बढ़ गए थे भीड़ को देख के।
मैं बोला अभी पैसा भी तो नहीं है, अभी बैठना तो है, भूखा पैसा हम लोग बैठे रहे धूप में। दोपहर के 2 बज गए। हमको बार बार आके बताया जा रहा था कि निकल जाओ निकल जाओ, मगर हम लोग निकलने के लिए तैयार नहीं था। कुछ बच्चे लोग 1-1:30 बजे तक अपने आप को देखते रहे, फिर बाद में हिम्मत हार के निकल गए। लास्ट में हम लोग 7-8 ही जन बचे हुए थे। करीबन 3 या 4 बजे के टाइम मेरा दोस्त फिर से हिम्मत हारने लगा। हम बोला यार 4 बज गए और अभी तो हमको निकलना ही चाहिए। मैं बोला यार कुछ देर और रुकते, नसीब ट्राई करने में क्या जाता है। 6 बजे तक रुक, 6 बजे के बाद मैं तेरे साथ निकल जाऊंगा। वो बोला 6 पक्का? मैं बोला हाँ, 6 बजने के बाद हम लोग निकल जाएंगे, मगर 6 बजे तक तू मेरे को साथ दे। वो बोला ठीक है। 4:30 बजे के टाइम वो IPS ऑफिसर, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आए, कुर्सी डाली। उन्होंने बोला कि तुम लोग अब भी बैठे हुए हो, पांडु हवलदार बनने की बहुत इच्छा दिखती है तुम में, और तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। मैंने इतनी कड़ी धूप से और सुबह से भूखे प्यासे बैठे हो, तुम शायद पांडु हवलदार बनने के लिए डिज़र्व करते हो। उन्होंने बोला, एक इनसे हवलदार को बुलाया और बोला भाई इन बच्चों को भी ले लो। तभी हमारी खुशी का सीमा ही नहीं रहा। आप सोचो कितना खुशी हुई रहेंगी। हम लोग दो एक दूसरे के चेहरे पे देखे मानो हमको कोई अवार्ड ही मिल गया रहेगा। हमारा सिलेक्शन था तो बाकी था, मेजरमेंट सब कुछ बाकी था, मगर उसके पहले IPS ऑफिसर ने जो हमको ग्रीन सिग्नल दिया था उसकी खुशी अवर्णनीय थी। तो हमको बोला गया चलो भाई तुम्हारा सिलेक्शन के लिए आप ये लोग यहाँ पे आके खड़े रहिए। मेरा हाइट चेक किया गया, मेरा वेट चेक करने का किया, मेरा चेस्ट चेक किया। सब कुछ करने के बाद मेरे चेस्ट के ऊपर उन्होंने मार्कर से पेन से जो सेंटीमीटर कुछ था वो लिख दिया और मुझे साइड में रख दिया, और पास का फेल वो सब ने मेरे को पास लिख के उधर साइड में कर दिया। अभी मेरी दोस्त की बारी थी। मेरे दोस्त का हाइट में सब चेक करने के बाद मेरे दोस्त का 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर कम होने की वजह से उसको आउट कर लिया गया और उसको साइड में कर दिया। मेरा दोस्त मायूस हो गया। वो मेरे को हाथ करके बोल रहा था कि मेरे को आउट किया, मुझे देखा नहीं गया। मैं उधर से फटाक से मेरे दोस्त के पास आया, बोला क्या हुआ, किसने आउट किया। उसने उस बुज़ुर्ग आदमी के पास दिखाया। मेरा कुछ भी नहीं, किसी का ध्यान नहीं था हमारे पास, मगर मैंने दोस्त को साथ देने के लिए मैंने उस हवलदार के पास गया। बोला चाचा बस आधा सेंटीमीटर के लिए आप सामने वाले को क्यों आउट कर रहे हो, दे दो। और उनको बोला आपका नाम मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कर दो। तो उन्होंने कर दिया और मेरा दोस्त का भी एंट्री मतलब हो गया। तो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था। डॉक्यूमेंटेशन में भी एक प्रॉब्लम आया दोस्तों। मैं एंटी गोपाल हूँ, उनको मेरी कास्ट मिल ही नहीं रही थी। कास्ट सर्टिफिकेट तो मैं लाया था, मगर उनके जो यादियाँ लिस्ट होती है उसमें वो लिस्ट में टिक करते हैं, उस लिस्ट में वो टिक नहीं हो रही थी। तो वो एक सर पुलिस वाला बोल रहा था भाई तेरा तो यही नहीं मेरा कास्ट का, तू हिंदू गोपाल है तो इसमें तो मिल ही नहीं रहा है, तो तेरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा। जब तक ये लिस्ट में तेरा टिक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बहुत टेंशन में आ गया। शाम के 6-6:30 बज गए थे। पूरा थका हारा हुआ था, भूखा प्यासा हुआ था। ऊपर से अभी ये सामने से ऐसा बोलता तेरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा, बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि जिनको डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं उनको डिटेल एक काले रंग का पट्टा दिया करते हैं। वो काले रंग का पट्टा मतलब भर्ती के लिए अलाउ किया जाता है। वो पाने के लिए अभी कुछ करने के लिए मैं एक मैडम बैठी हुई थी, मैडम के पास गया। मैडम को बोला मैडम प्लीज़ मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन है एक बार फिर चेक कर लो, क्योंकि सर को मेरा लिस्ट में कास्ट सर्टिफिकेट का नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ ढूंढेंगे। उन्होंने
मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। वो बहुत अच्छे थे। वो बोली ठीक है मैं एक बार देखती हूँ। उन्होंने भी एक बार देखा और उनको मेरे लिस्ट में मेरा कास्ट दिखाई नहीं दिया। वो बोलते नहीं दिख रहा है। मैं बोला मैडम कास्ट सर्टिफिकेट मिला है तो कास्ट का नाम तो किधर ना किधर तो लिखा रहेगा ना, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। बोले ठीक है एक बार मैं फिर से देखती हूँ, अगर नहीं मिला तो तेरा सबमिशन नहीं होगा। मैं बोला प्लीज़ मैडम। और मैं भगवान की को याद करने लगा कि इतना दूर आने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जैसे हाथ ही निकल गया और पूछ रहे कि वो बात हो गई थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं कुछ सिचुएशन और क्या क्या नेगेटिव फीलिंग मेरे को में आ रही थी। तभी मैडम ने मेरा नाम का जो कास्ट का नंबर होता है, कोड नंबर, वो सब ढूंढ के निकाला और बोली ये रहा। वहाँ पे उन्होंने टिक किया। मैं बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा दूसरी बार मुझे कुछ अवार्ड मिलने जैसा लगा। मैं खुश हुआ, मैडम को थैंक्स बोला और उन्होंने वो ब्लैक कलर का वो पट्टा जिसके ऊपर सिलेक्शन का वो जो पट्टा रहता है वो मुझे दे दिया। इसे शायद बैलेट पट्टा या कुछ बोलते, याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलते थे उसको, वो दिया। और फिर नेक्स्ट भर्ती के लिए हमको सूचित किया जाएगा ऐसा बोल के हमको भेजा गया। वो पट्टा लेने का मतलब भर्ती के लिए अलाउ किया था। तो मेरे दोस्त को और मेरे को मिलने के बाद हम लोग शाम को CST से नहीं दादर से हम घर के लिए रिटर्न हो गए। अभी घर की सिचुएशन कुछ अलग थी। यहाँ पे जो एक्साइज ऑफिसर मेरे पिताजी के दोस्त थे, पुलिस में थे, वो पिताजी के साथ में बैठे हुए थे। उनका लड़का भी पुलिस भर्ती के लिए आया हुआ था, मगर जब भर्ती में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से वो रिटर्न चला गया हुआ था। जबकि वो पुलिस वाले का ही बच्चा था, मगर उसने ट्राई नहीं की थी। इसीलिए उसके पिताजी को तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। और मेरे पिताजी को वो बोल रहे थे कि तेरा बच्चे का सिलेक्शन तो होएगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस वाले के बच्चों के लिए ही अलाउ किया हुआ है। तेरा बेटा अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वो बॉम्बे में घूम रहा रहेगा, किसी चौपाटी में बैठा रहेगा, टाइम पास करता रहेगा। पिताजी बोले मैं मेरे लड़के को जानता हूँ, वो टाइम पास तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो किया रहेगा उसने। देखते हैं, वो आने के बाद मालूम पड़ जाएगा। और जब मैं आया और जब मैंने पिताजी को स्माइल करके बताया कि इस डन, तो पिताजी के चेहरे पे जो खुशी आई उससे मुझे और एक अवार्ड मिल गया और खुशी डबल हो गई। मगर वो पुलिस वाला जो मेरे पिताजी का दोस्त था उसका चेहरा मायूस हो गया। वो हमारे रिश्तेदार था, मगर वो सामने से खुशी तो दिखा रहा था, मगर वो असली खुशी तो नहीं दिख रही थी। तो ये तो मेरा भर्ती में सिलेक्शन और भर्ती में डॉक्यूमेंट सबमिशन, एंट्री और सबमिशन का सफ़र था। इसके बाद क्या हुआ उसके लिए आप एंड तक वॉच कीजिए। 2-3 दिनों के बाद हमको फिज़िकल भर्ती यानी मैदानी भर्ती के लिए बुलाया गया। सुबह से लेके हम लोग नायगांव के मैदान भर्ती के लिए वहाँ पे आ चुके थे। मैं, मेरा दोस्त, हम लोग लाइन में थे। हर एक का एक डिटेल, एक लीडर था ग्रुप का। मेरे दोस्त को अलग ग्रुप में रखा गया था और मेरे को अलग ग्रुप में रखा गया था। हमारा मतलब मैदानी एग्ज़ाम चालू होने वाला था। इस भर्ती में जिसका जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकालेगा उसका सिलेक्शन, मतलब वो ये टेस्ट पार कर देगा। वैसे तो 3-4 टेस्ट है, फिजिक्स मैदानी परीक्षा रहती है, उसके बाद रिटर्न होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है और फिर लास्ट में जो फाइनल रहता है वो मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये फिज़िकल मैदानी परीक्षा थी। हमारी मैदानी परीक्षा चालू हो गई। हर 100 मीटर की रेस, फिर 800 मीटर की रेस, ये सब करने के बाद हाँ आपको एक ख़ास बात बतानी चाहता हूँ। इसमें हम लोगों को जो पुलअप्स मारने के लिए दिए थे, खाली 10 पुलअप्स मारने के लिए, वहाँ पे उन्होंने 1-1.5 फुट का खड्डा किया हुआ था। रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर शेप में एक
खड्डा बनाया हुआ था 1.5 फुट का। उस खड्डे में 3 लोग खड़े रहेंगे और उसके ऊपर जो बार लटका हो, बार रख था, जंप मार के उस बार को हमको पकड़ना था। हमको 3 अटेम्प्ट दिए हुए थे। अगर 3 अटेम्प्ट में उस बार को पकड़ने के बाद 10 पुलअप्स मारेंगे तो फुल मार्क्स मिलने वाले थे। उन्होंने जानबूझ के वो जो 1.5 फुट का जो खड्डा बनाया था, जो खड्डे में हम लोग खड़े थे, तो उससे सामने वाले का ध्यान खड्डे के पे ऊपर, बार के ऊपर होने के बजाय वो खड्डे पे रहेगा। वो क्योंकि टाइम तो ठंडी का था और जनवरी फरवरी का टाइम था, ठंडी का सिचुएशन था, सुबह सुबह का। सामने वाले को लगने के बाद डर तो होगा, क्योंकि ठंडी में मोच लगना मतलब बहुत ज़ोर से लगता है। तो 1.5 फुट के खड्डे में खड़ा रह के मैं भी खड़ा रहा। मेरे साथ में 3 जन थे। वो जब सीटी बजाते थे तो हमको ऊपर लगे हुए बार को पकड़ना था, जो हमारे से करीबन 1.5 फुट ऊंचा, 2 फीट ऊपर था। हमको जंप मार के उसको पकड़ना था। जैसे उन्होंने सीटी मारी, मगर ध्यान पूरे वो खड्डे के वजह से था कि पैर अगर गलत हो गया तो पैर में मोच आएगी। इसीलिए पहली सीटी में जब मैंने उसको छूने की कोशिश किया तो पहला खाली उस बार को छू सका। बहुत जन नीचे गिर गए। फिर दूसरी बार फिर मैंने ज़ोर से उड़ी मारी, तब मैं उसको थोड़ा अच्छे से छू सका। फिर भी मेरा सेकेंड अटैम्प्ट भी निकल गया। अभी मेरे पास 3rd अटैम्प्ट था और मेरे साथ वालों का भी 3rd अटैम्प्ट था, क्योंकि अगर ये 3rd अटैम्प्ट में मैं या मेरे साथी कोई भी पकड़ ले तो वो आगे बढ़ सकते थे। अभी देखते हैं। 3rd अटैम्प्ट के टाइम मैंने बहुत माइंड आँख बंद कर लिया और पूरे जोश में मैं वाला कुछ भी हो जाए, पैर को लगे या कुछ भी हो जाए, मोच आए या कुछ भी हो जाए, मैं पूरा फोकस में बार के ऊपर रखूँगा और पूरे ताकत के साथ इतनी जंप करूँगा कि उसको पकड़ ही लूँगा। पूरे ताकत के साथ मैंने जंप मारी और मैंने मेरे लेफ़्ट हैंड से उस बार को पकड़ लिया। बाकी के बच्चे लोग गिर गए, मगर मैंने लेफ़्ट हैंड से उसको लटकता रहा। तो बाकी के पुलिस वाले ने मेरा हौसला बढ़ाया, बोलते अरे ठीक है बैठो पावा, ठीक है चलो चल आगे चल, कर सकता है तू, कर सकता है। जैसे मैंने दूसरे हाथ से भी उस बार को पकड़ लेने के बाद पुलअप्स मारना तो बहुत आसान था। मैंने फटाफट उससे 10 पुलअप्स मार के साइड में हो गया। मुझे पूरा मार्क्स दिया गया और उन्होंने बोला कि वेरी गुड, वेल डन। तो वो खड्डे के वजह से सब जन डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मेन मकसद उनका वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग आउट हो जाएं। तो ये एक ऑब्स्टेकल था। उसमें बाद में 100 मीटर की रेस, फिर 800 मीटर की रेस और फिर हाई जंप उन्होंने हमसे कराया। फिर रोप चेसिंग करने के लिए कहा। रोप बड़े बड़े दोरखंड लगे हुए थे, करीबन 2 फ्लोर मतलब 18 या 20 फीट तक ऊंचा हाइट के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा लटका हुआ था। उन्होंने बोला रस्सी से चढ़ना है और उस लाल झंडे को हाथ लगाना है, और हाथ लगाने के बाद सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि सही तरीके से उतरना है। ठंड का मौसम था और जो दोरखंड लगाया था वो मोटा था। अगर उसको घिसरन के सहायता से आप हाथ को घिसते हुए नीचे आएंगे तो पूरा हाथ का छिलका निकल जाएगा, और अगर हाथ में से खून निकल आए तो उसको माइनस मार्क्स मिलते थे। तो मुझे माइनस मार्क्स नहीं चाहिए थे। उन्होंने बोला ऊपर चढ़ो और आराम से उतरना, क्योंकि उतरना मेन था। कोई तो ने ऊपर से ही हाथ छोड़ देता था और नीचे कोई मैदान नहीं था। एक कंक्रीट का बना हुआ सीमेंट का बना हुआ था, जिससे उसके ऊपर गिरते ही लगता था। मेरी बारी आई, मैं ऊपर चढ़ा। मुझे ये सब आता था क्योंकि मैं जूडो कराटे मार्शल ट्रेनिंग सीख रहा था, तो उसमें मैं माहिर हो गया था। मुझे रोप चेसिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं आराम से रोप चेसिंग करके वो झंडे को हाथ लगाया, और बात ये थी कि मुझे धीरे धीरे उतरना था। मैं बहुत धीरे धीरे से हाथों के बल धीरे करके उतर रहा था। वो लोग वेरी गुड बोल के मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। मैं बराबर से उतर के
तभी भी मेरे उंगली को छोटा सा हल्का सा घसरन होने की वजह से चमड़ी थोड़ी छिल गई। उसकी वजह से उन्होंने मेरा 1 मार्क कट कर दिया। बाकी मेरा ओवरऑल मार्क्स अच्छे थे। अभी जो भर्ती की बात करने वाला हूँ, जो सैंड में या बालू की रेत में हाई जंप उड़ी मारने की होती है, उसमें एक बहुत बड़ा हादसा होता है मेरे साथ। वो बहुत बड़ा चमत्कार भी होता है। दोस्तों, आप मानो या बिलीव करो या ना करो, मगर ये बात मेरे साथ हो गई थी। तभी दोस्तों हम लोगों को रेत में जंप करने के लिए कहा गया। तो रेत का ये था कि आप जंप मारोगे, आप जहाँ तक जंप मारोगे वहाँ पे वो मार्क करते थे, वहाँ पे पॉइंट्स दिया करते हैं। मगर आपका अगर पीछे साइड में आपका हाथ चला जाता है और पीछे आपका हाथ अगर लग जाए तो वो माइनस में चला जाता है। गिरना है तो आगे की तरफ गिरे, पीछे की तरफ गिरेगा तो माइनस में चला जाऊंगा। तो ये बात तो मेरे दिमाग में थी। हम लोगों ने सबने जंप मारे, सबके पॉइंट्स मार्क किए गए, मैंने भी जंप मारा। तभी एक इंस्पेक्टर वहाँ आया, उसने मेरे पास देखा और बोलता है, यार इसमें जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से इसने बराबर उड़ी तो मारी नहीं है। मैं मेरी तरफ से तुझे एक और मौका देता हूँ। ये सुनते ही मैं बहुत आनंदित हुआ, जैसे कोई मुझे अवार्ड मिल गया। दोस्तों, सब जन बाकी के लोग जलने लगे। वो लोग बोले, अरे हमको भी मौका चाहिए। वो लोग बोले मराठी में गाली दे के, अरे भड़व्या नो चुप बसा तुम ही लोगों। वैसे वो बोल के उनको शांत किया और मेरे को बोला, जा बेटा, अभी तेरा पूरे पोटेंशियल और पूरा कैलिबर के साथ में उड़ी मार और तेरा स्टेमिना देखा, तू इससे लंबी छलांग मार सकता है, तेरा फिटनेस काफ़ी अच्छा है, तू कर सकता है। ऐसा बोलने से मैं मोटिवेट हुआ, बहुत कॉन्फिडेंस में आ गया, क्योंकि कोई एक पुलिस वाला मुझे इतना मोटिवेट कर रहा है या लाइक कर रहा है, तो मैं खुद को पुलिस वाला ही समझने लगा था। तो मैं बोला, अब भी ऐसे कस के उड़ी मारूंगा और ज़्यादा मार्क्स निकालूंगा। और इस कस के उड़ी मारने के चक्कर में मेरे साथ जो किस्सा हुआ वो आज भी एक गूढ़ रहस्य है। जब मैंने उधर उड़ी मारी, एकदम कस के, मैं बहुत तेज गति से जाके उधर उड़ी मार दिया, जंप कर दिया। जंप करने के बाद मैं अब मेरे पेट को इतना ज़बरदस्त कस के उधर रेत में फंसा दिया। उसके बाद मेरी बॉडी एकदम तेज़ गति से आगे की ओर जाने लगी और मैं जैसे ही गिरने वाला था, मैंने खुद को संभाला और रुका तो मैं रिवर्स होके पीछे की तरफ मेरा बैलेंस चला गया और इतना पीछे तक गया कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मेरे हड्डियों की आवाज़ आने लगी, खाट खाट खाट। ऐसे 3 बार मेरे हड्डियों की 3 बार आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि 10 मीटर या 100 मीटर के लोगों तक आराम से वो आवाज़ गई। सबको वो आवाज़ सुनाई दी। मैदान का हर एक आदमी मेरे इधर कहाँ से आवाज़ आई देख। हड्डी टूटने के आवाज़ से सबका डायरेक्शन मेरे पास था। सब जन देखने लगे, क्या कोई दुर्घटना तो नहीं। मेरी हड्डियाँ टूटने के वजह से मेरा सिर सीधा में, मेरा हेड मतलब कमर से मैं नीचे तक झुका हुआ था और मेरे सर के बाल मेरे पैर को छू रहे थे। मेरे को सब उल्टा दिख रहा था। अब समझ रहे हो ना कि मेरी स्थिति क्या हुई रहेंगी। मैं खड़ा तो था मगर पूरा अलग टाइप में, मैं उल्ट मेरा हेड नीचे चला गया होता, यानी मेरा बैकबोन टूट गया था। और सब जन मेरे पास देख रहे थे और मैं देख रहा था यार, और मैं अपने आप को उठा नहीं पा रहा था। अभी तो ऐसी स्थिति था कि कोई आके मुझे उठाएगा तो ही मैं सीधा हो सकता हूँ, नहीं तो मैं वैसे ही रह जाऊँगा। तभी मैं थोड़ा उठने की कोशिश किया तो मानो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरे कंधों को पकड़ के मेरे को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है।
और फिर से वही 3 बार हड्डियों की आवाज़ आई, खाड़ खाड़ खाड़। वही ज़ोर से, वही प्रतिध्वनि की ज़बरदस्त आवाज़ आई। लोगों का ध्यान फिर से मेरे पास गया और मैं जॉइंट होते चला गया और फिर मैं सीधा खड़ा हो गया और मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहता था जिन्होंने मुझे खड़ा करने के लिए मदद की। मैं पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था दोस्तों। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई नहीं था। मैंने मेरे दूर बैठे दोस्तों को बोला कौन था जिसने मुझे खड़ा करने के लिए हेल्प किया। वो लोग बोले कोई नहीं था, तू अपने आप खड़ा हुआ। नहीं दोस्तों, मैं अपने आप नहीं खड़ा हुआ था, वहाँ पे कोई तो चमत्कार हुआ था, कोई तो अदृश्य शक्ति थी जिसने मुझे खड़ा किया था। हड्डियाँ टूटने की इतनी भयानक आवाज़, फिर हड्डियाँ जुड़ने की आवाज़। वो इंस्पेक्टर जिसने मुझे मौका दिया था वो बहुत ही गुस्से में मेरे पास आया, बोला भड़विया क्या कर रहा था तू, क्या करने वाला था तू? लाइफ टाइम के लिए तुझे क्या बेड पे सोना था? तेरी कमर की या रीढ़ की हड्डी बराबर तो है, क्या टूट तो नहीं गई? एक काम कर, ये नीचे का पत्थर उठा के तो देख। मैंने उठा के दे दिया। बोला ये मुंह करके दिखा, ये मुंह करके दिखा, दाएं घूम बाएं घूम। उसने सब करवा के मुझे देखा, फिर देखा किधर चोट किधर आई है क्या। वो मेरी कमर के पूरा चेक करने के बाद बोलता है तू ठीक है, मगर मान समझ में नहीं आ रहा है तू ये चमत्कार हुआ कैसे? हमको तो लगा तेरी रीढ़ की हड्डी तो टूट गई, मगर बेटा ये कैसा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। ये रहस्य आज भी मेरे में दबा हुआ है मन में। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बचा कैसे। कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे इस सिचुएशन से बचाया था? माँ बाप के पुण्य कर्म या कोई अद्भुत शक्ति, इनविजिबल पावर, कुछ भी हो सकता है सर। जिसमें मुझे टनल पार करना था, जहाँ पे कमांडो की ट्रेनिंग के हिसाब से वो चलते वो करके और एक 10 फीट की दीवार को कूदना था, पार करके कूदना था। वो मेरे लिए आसान था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस मेरे मार्शल आर्ट्स में और जूडो कराटे में मेरे सर ने मेरे से करवाई थी। वो बड़े आराम से और मक्खन के साथ मैं कर सकता हूँ। मैंने टनल्स में घुस के, जैसे वो स्नैक वॉकिंग बोलते हैं, उसमें मैं बहुत एक्सपर्ट था। वो मैंने फास्ट में वो कंप्लीट करके, क्योंकि बहुत सारे लोग टनल में ही फंस जाते थे। टनल में आप क्रॉलिंग नहीं कर सकते, आपको खाली अपने बॉडी को हाथों के बल, या मिलिट्री में बोला जाता है ना, हाथों के बल अपने बॉडी को खींचना रहता है। जैसे शरीर का पीछे का भाग पैरालाइज या टूटा हुआ है और आपको हाथों के बल से पूरे बॉडी को खींचना है, उस हिसाब से वो टनल को पार करना रहता है। टनल की साइज़ भी उतनी ही रहती है जितने आपके शरीर के। आप ना उसमें क्रॉल ही नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो। जो फंस गया उनको वो निकाल देते थे। तो वो मैंने पार कर दिया और वो कमांडो के ट्रेनिंग के हिसाब से वो जो दीवार पे चढ़ना कूदना वो सब करके 10 फीट की दीवार मैंने आराम से पार कर दी। तो ये मेरा फिज़िकल भर एग्ज़ाम पूरा हो गया। अनाउंसमेंट होने के बाद मैं तो पास हो गया, मगर मेरा दोस्त फिज़िकल में आउट हो गया। उसको कम मार्क्स मिले और वो आउट हो गया। उसके बाद मैं भी कुछ कर नहीं पाया। तो हमारा अभी नेक्स्ट टप्पा था रिटर्न एग्ज़ाम का। तो रिटर्न एग्ज़ाम में हम लोगों को 3-4 दिन के बाद रिटर्न एग्ज़ाम के लिए हमको बुलाया गया। रिटर्न एग्ज़ाम हमारा वानखेड़े स्टेडियम के यहाँ पे ही था। वहाँ पे कोई मैदान था, वहाँ पे मुझे ठीक से याद नहीं, अभी बहुत साल हो गए। उस मैदान में हमको बिठाया गया था। सुबह 9 बजे से आके हम लोग बैठे हुए थे। हमारा एग्ज़ाम खाली 1 घंटे का था और हमको पेपर देने वाले थे 11 बजे, मगर 11 बज गए, 12 बज गए, पेपर देने के लिए कोई भी नहीं आया। मालूम पड़ा जो एग्ज़ाम पेपर लेके आ रहा है उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या कुछ XYZ कुछ भी, तो लेट होगा। तो हम लोग धूप में ऐसे ही बैठे रहे। तो आपको दोस्तों तो मालूम है, मैं भूखा पैसा खाली चाय पी के घर से निकला हुआ था, कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। सांगली कोल्हापुर के बच्चे लोग मेरे साथ बैठे हुए थे।
उन्होंने मैदानी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। कुछ बच्चे मेरे साथ दोस्ती बनाए, उन्होंने कुछ भाकर चटनी लेके आया था जो कोल्हापुरी में हम लोग मिर्ची ठेसा कहते हैं, वो ला के मुझे बोला खाएगा क्या। मैं बोला ज़रूर खाऊंगा यार, मैं भी बहुत भूखा हूँ। उन्होंने एक एक भाकर निकाल के मेरे को भी खिलाया, मगर उन्होंने बोला कि भाई पढ़ाई लिखाई में हम लोग थोड़ा कमज़ोर है, क्या तू एग्ज़ाम के टाइम हमारी सहायता कर सकता है। मैं बोला दोस्त क्यों नहीं करूँगा, 100% करूँगा। मैं पेपर लिखते समय ऐसा स्टाइल में बैठूँगा, तुम लोग आराम से देख सकते हो। वो लोग बोले थैंक यू यार, पेपर दिखाने। मैं बोला जब पेपर दिखेंगे तो ध्यान से लिखना। वो लोग बोले ठीक है। 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग धूप में बैठे हुए थे, तभी जाकर हमारा एग्ज़ाम का पेपर आया और हमको पेपर अलॉट किया गया। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर लिखा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि जिसका सवाल मुझे नहीं आता रहेगा। मैंने फटाफट सभी के आंसर दे दिए और मेरी वजह से उन लोगों ने भी पेपर लिख पाए। इसी तरह हमारा रिटर्न एग्ज़ाम तो को 4-5 बजे तक हमारा एग्ज़ाम पूरा हो गया। उन लोगों ने मुझे थैंक्स बोला। अभी रिटर्न एग्ज़ाम का जो पासिंग था वो 2-3 दिन के बाद आने वाला था। हम लोग गए, मेरा सिलेक्शन हो गया था। रिटर्न एग्ज़ाम मैंने अच्छे से पास कर लिया था। जिनको पेपर दिखाया था वो भी पास हो गए थे। बस एक जो लड़का था जिसने फिज़िकल में बहुत अच्छा स्कोर किया था, जो नंबर 1 था और IPS ऑफिसर के द्वारा उसको सम्मानित भी किया हुआ था, वो रिटर्न के एग्ज़ाम में फेल हो गया। वो बहुत मायूस था। अभी हमारी इंटरव्यू के लिए हम लोगों को बोला गया कि 3-4 दिन के बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अभी मेरा इंटरव्यू के लिए हम लोगों को बुलाया गया। इंटरव्यू के लिए मैं सुबह 9 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए थे। हम लोगों को सब लाइन में बिठाया गया था। अब ये पर्सनल इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में 4-5 पुलिस वाले पैनल इंटरव्यू बोलते हैं ना, उस टाइप में सब बैठे हुए थे। वहाँ पे लेडीज़ इंस्पेक्टर भी थी, जेंट्स भी थे। कुछ बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए नोटबुक लेके बैठे हुए थे। हमको बोला गया था कि शुद्ध मराठी या हिंदी में बात कीजिएगा, इंग्लिश का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए। हमका बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी सबका चेक किया जाएगा। बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग सब देखा जाएगा। ऊपर से हमारा IQ टेस्ट भी होगा। हमको सब बताया गया। वाला ठीक है, इधर उधर के सवाल पूछेंगे, जवाब देते समय हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा देखने का स्टाइल, वो सब देखा जाएगा और वो काउंट होगा, ऐसा समझाया। इसलिए हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तन के, जैसे मिलिट्री में चलते वैसे जाना अंदर था। मुझे भी अंदर बुलाया गया। मैं जाके अंदर जाके सबको अभिवादन किया, ग्रीट किया। पूरे जोश के साथ उनके सामने खड़ा हुआ, उनकी आंखों में आंखें डाल के, हर एक ऑफिसर के आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। स्टेयरिंग नहीं कर रहा था, प्यार से और आराम से उनको देख रहा था। मेरी कूलिंगनेस उनको अच्छी लगी। मैं बैठ के हर एक का आराम से सवाल दे रहा था। जिसका भी जवाब दे रहा था, मैं उसको जवाब देते समय हर एक को देखते हुए दे रहा था, क्योंकि मैं जो सवाल पूछ रहा था उसका आंसर देते समय खाली उसको देखना गलत होता है, क्योंकि जवाब देते समय हम लोग को सबको देखना है, क्योंकि इससे सामने वालों को लगता है कि ये हमको भी इंक्लूड कर रहा है, जिससे हमारा प्लस पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए मैं हर एक के साथ एकदम कंफर्टेबल तरीके से सवालों के आंसर देते गया। नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जनरल IQ के ऊपर पूछे गए थे, जो कोई भी बच्चा दे सकता है। मैंने दिए। सवाल था आंसर देने का तरीका, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस और आदमी में कितना साहस है। उन्होंने बोला महोदय आप पुलिस भर्ती में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो और किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना चाहते हो। मैं बोला देश सेवा करना मुझे पसंद है और मैं अगर ज्वाइन होऊंगा तो क्राइम ब्रांच में ज्वाइन होगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच मुझे ज़्यादा पसंद करता है।
क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना। मेरा निशाना भी बहुत अच्छा था, इसलिए क्राइम डिपार्टमेंट के लिए मैंने चुनाव किया था। वो बोले थैंक यू, और मैं धन्यवाद बोल के, मैं सभी को धन्यवाद बोल के मैं वहाँ से निकला। जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू का रेटिंग आया, जो 10 में से कितना मिलते हैं वो देखने का, मुझे 10 में से 9.5 का रेटिंग मिला हुआ था। सामने वाले ने बोला कि बहुत ही अच्छा मिला है। पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, चाल ढाल, फिटनेस और जनरल IQ के हिसाब से उन्होंने मुझे रेटिंग किया था। जो 9.5 था वो यानी बहुत ही काफ़ी अच्छा था। यानी मेरा सिलेक्शन के 99% चांसेस थे। अभी बचा था खाली मेडिकल। अभी मेडिकल के लिए हम लोगों को बोला गया कि 4-5 दिनों के लिए आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। 2 दिन के बाद मुझे वाया इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई पैसे का इंतज़ाम रहेगा तो ही मेडिकल में नाम आएगा, नहीं तो मेडिकल में नाम नहीं। मेडिकल एक सिंपल प्रोसेस होती है, उसमें सामने वाले को निवस्त्र किया जाता है और पूरा बॉडी का चेकअप किया जाता है। ऑपरेशन या कुछ हुए कि वो देखा जाता है, उससे उनका मार्क्स माइनस में चला जाता है। मेरे में तो कोई भी लक्षण नहीं था, मैं पूरा फिट था और मैं बहुत ही तगड़ा और हेल्दी पर्सन था। मेडिकल में आउट होना तो ना के बराबर था। कुछ 5 लाख की डिमांड चल रही थी। पिताजी को मैंने बोला कि आप 5 लाख का बंदोबस्त कर सकते हैं तो मेरा सिलेक्शन 110% हो जाएगा। अभी पैसों की बात आई तो पैसा अरेंज करना तो इम्पॉसिबल था। कैसे पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अरेंज कैसे कर सकते हैं। और जो पिताजी का दोस्त था, जो एक्साइज ऑफिसर था, जो आराम से मुझे पैसों की मदद करके मेरा सिलेक्शन करवा सकता था, बाद में मैं उसके पैसे दे भी सकता था, वो पिताजी को आउट ऑफ टाउन है बोल के चला और बाद में पूछा भी नहीं कि और उनका क्या हुआ। दोस्तों, मराठी लोगों की यही समस्या होती है। मराठी लोग खेकड़े के जैसे होते हैं। उनको पसंद नहीं आता है कि कोई आगे बढ़े या कोई आगे तरक्की करे। वो बस चाहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ाऊँ और मैं ही सामने वाले के ऊपर सुपीरियर हूँ। पिताजी भी स्वाभिमानी थे, किसी से भी सहायता नहीं मांगी, जबकि सहायता मांगते तो मेरा काम हो जाता। मैं भले ही पांडु हवलदार बन जाता था और अंदर की एग्ज़ाम देके मेरा लक्ष्य था IPS ऑफिसर, जिले का डिस्ट्रिक्ट का IPS ऑफिसर बनना, यानी SCP बनना, और मैं वो बन ही जाता। मेरा जनरल IQ और पढ़ाई करने का तरीका एकदम सटीक था। मैं पढ़ाई करने में एक्सपर्ट था और निशाना भी मेरा काफ़ी अच्छा था। तो IPS ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। मेरा भाग्य ऐसा करवट लिया कि मैं अकाउंटेंट ही बन पाया। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी पुलिस भर्ती की। आई होप यू लाइक इट, एंजॉय, और कुछ आपको सीख मिली रहेगी। अगर दोस्तों कुछ गलत रहेगा तो माफ़ कीजिएगा, और मेरे को कुछ कमेंट करना रहेगा तो आप आपका मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।